हेलो साथियों, मैं एसके मौर्य मोटिवेटर एंड गोल ट्रेनर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले इंटरव्यू में आप लोग को बताया था कि हम लोग भारत नेपाल के संबंध में आज डिस्कशन करेंगे और उस पर हम अपना भी व्यू रखेंगे और सर अपना व्यू रखेंगे, ताकि दोनों लोगों के डिस्कशन से भारत नेपाल के संबंध में एक डिटेल जानकारी आपको दी जा सके। साथियों, इसलिए हम लोग इसको इंटरव्यू ना करके डिस्कशन कहा जा रहा है, ताकि बेहतर से बेहतर ज्ञान आपको मिले। हमारे साथ केडी क्लासेस के सर हरिकेश सर हैं और मुझे तो आप लोग जानते हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं। भारत नेपाल के संबंध का पहला क्वेश्चन यह होगा कि जब भी भारत नेपाल की बात होती है, जब भी कोई विवाद होता है, तो हमेशा सुगौली संधि के बारे में चर्चा क्यों की जाती है, और ये सुगौली संधि है क्या जिसके बिना कोई भी चर्चा भारत नेपाल के बीच में संभव ही नहीं है। तो साथियों, मैं सर से आंसर जानने से पहले मैं उसके बारे में कुछ पहले बताऊंगा, उसके बाद सर का राय लूंगा। मैं ये बताना चाहता हूं कि सुगौली संधि का स्थापना तब हुआ, उससे पहले की बात मैं नेपाल के बारे में बताऊंगा कि बात 1765 की। 1765 की बात यह है, थोड़ा सा इतिहास है, लेकिन उसके बारे में जाने बिना सुगौली संधि पर नहीं आ जा सकता सर, है कि नहीं? तो सुगौली संधि को जानने से पहले 1765 की बात यह है कि जब नेपाल कई छोटे छोटे कह सकते हैं राज्य में बटा हुआ था और हर राज्य के अलग अलग राजा हुआ करते थे, उनको मिलाकर के 1765 में पृथ्वी नारायण शाह राजा वहां के हुए और उन्होंने एक गोरखा किंगडम बनाया। क्या बनाया साथियों? उन्होंने एक गोरखा किंगडम बनाया, जो एक यूनिक था, कह सकते हैं यूनिटी थी, जो सिर्फ एक नेपाल था। अब नारायण शाह जी जो वहां के राजा थे, उनका जो नीति था वो विस्तारवादी था। क्या था? विस्तारवादी। वो क्या किए कि अपना नेपाल का विस्तार करना शुरू किए और शुरू में वो तिब्बत की तरफ बढ़े। तिब्बत की तरफ इसलिए बढ़े क्योंकि वहां पर हिमालय मार्ग था और उस पर अपना कंट्रोल स्थापित करना चाहते थे। लेकिन चाइना ने तिब्बत की मदद की और क्या हुआ कि नेपाल को वापस आना पड़ा। लेकिन उनकी नीति क्या थी सर? विस्तारवादी थी। अब उनको कहीं ना कहीं तो बढ़ना था ही। उन्होंने क्या किया कि भारत की तरफ बढ़ना शुरू किया और भारत के एक बहुत बड़े भूभाग पर अपना कब्जा कर लिया और लगभग 25 साल तक भारत पर उन्होंने राज किया। लेकिन उस वक्त भारत में ब्रिटेन का शासन था और ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत पर राज कर रही थी। और 25 वर्ष के बाद सुगौली संधि हुआ। उस संधि के बारे में सर डिटेल में बताएंगे। बताइए सर। सबसे पहले आप सभी दोस्तों को केडी क्लासेस की ओर से मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। और सबसे पहले ये भी मैं बता देना चाहता हूं कि अगर मैं देखूं तो इंडिया और नेपाल में मैंने लगभग 100 वीडियो से अधिक वीडियो अपलोड कर दिया है, जिससे आप सभी ने बहुत ही प्यार दिया होगा और आज भी दे ही रहे हैं। तो ऐसे में सुगौली संधि के बारे में आप सभी तो जानते ही होंगे, लेकिन कुछ ऐसे उसमें जो पॉइंट है सर कि आज उस पर विवाद बना हुआ है जी। जैसे सुगौली संधि जो आप सभी को याद है कि 1814 से लेकर 1816 के मध्य लगभग 2 वर्षों तक ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजाओं या नेपाल सरकार के मत कह सकते हैं कि युद्ध चला था। उसके बाद ये समझौता हुआ ये कि जब अंग्रेजों को लगा कि सर अब हम नेपाल से नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि सभी देशों से अगर देखा जाए उस समय की मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों के हाथ में उस समय लगभग 30 से 40 देश आ चुके थे और उनका टारगेट था कि किसी तरह से पूरे विश्व पे अगर कब्जा करना है तो अब नेपाल को ही करना, क्योंकि नेपाल जैसे आप जानते भी हैं कि अगर पूरी दुनिया में देखा जाए तो नेपाल ही एक देश है जो हिंदू राष्ट्र है। तो वही चीज है, तो वैसे ही भारत पहले गुलाम हो ही चुका था, तो सिर्फ नेपाल ही बचा था। लेकिन ये मानिए कि आप लोगों का सौभाग्य एक अच्छा पॉइंट है कि नेपाल कभी भी ऐसा गुलाम नहीं बना, ये अच्छा पॉइंट है। लेकिन जहां तक कि सुगौली संधि की बात है, ये जो समझौता हुआ था उसमें 9 पॉइंट है। आप सभी अगर देखेंगे तो पहले पॉइंट और दूसरे पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अगर शांति और मित्रता सब लोग चाहते हैं। जैसे पहले पॉइंट में कहा गया है कि जो नेपाल सरकार है, नेपाल देश और ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसके बीच में शांति और हमेशा बना रहेगा, कुछ भी विवाद नहीं होगा। जो भी होगा वो बातचीत के माध्यम से, क्योंकि यही सबसे बड़ा हल है आज की दुनिया में। परमाणु बम हथियार से कुछ भी किसी को नहीं मिलने वाला है। आपसे भी तीसरे पॉइंट पे अगर ध्यान देंगे तो तीसरा पॉइंट आपकी स्क्रीन पे दिखाया भी जा रहा होगा। तीसरा पॉइंट है कि काला पानी और राप्ती नदियों के बीच का जो संपूर्ण तराई क्षेत्र है, यही आज विवाद है बना हुआ है। इसके अलावा आप 9 पॉइंट में कहीं पर भी देखेंगे भारत और नेपाल के बीच में कोई विवाद ही नहीं है, बस वही तराई, ठीक है। और विवाद ये नहीं है, जैसे सर ने भी बताया कि जो 25 सालों में नेपाल के राजाओं ने वो जीता था, जो क्षेत्र जीता था और उसको फिर वापस 1816 की संधि में सुगौली संधि के माध्यम से अंग्रेजों को लौटाना पड़ा था या अंग्रेजों को देना पड़ा था इस तरह से। तो वो जो एरिया है आज जो डिस्प्यूट है, सर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, अपने दोस्तों को भी दिलाना चाहता हूँ
कि वो एरिया जिसके लिए आज विवाद हो रहा है, चाहे वो काला पानी हो, सुस्ता, यहाँ तक की जो जमीन है वो भारत का ही हिस्सा था। वो नेपाल के जो राजाओं, जैसे आपने बताया कि विस्तारवादी नीति है, 25 वर्ष तक राज किया साहब। मतलब कि 25 सालों में जो हिस्सा राजाओं ने जीता था वही हिस्सा अंग्रेजों को वापस लौटाना पड़ा है। इसीलिए आज डिस्ट्रीब्यूट है। लेकिन आज जो बात किया जाता है नेपाल के जो लोग हैं या सरकार बात करते हैं, सिर्फ ये बात करते हैं कि 1816 की सुगोली संधि। लेकिन अगर आप पिछले 1816 से समझौता के पहले के 25 साल देखेंगे तो भारत तो कहीं ना कहीं नेपाल खुद फंस जाता है इस मामले में। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1816 से ले लीजिए और इधर आपका 2020 हो गया, कम से कम 204 साल अगर आप जोड़ते हैं, इसीलिए 204 सालों में कोई भी इसका सही से समाधान नहीं हुआ। अगर आप देखेंगे जैसे कई बार ऐसे बैठकी हुई है, 1950 का भी हम बात करेंगे, ऐसा ही क्वेश्चन सबके पास भी होगा, 1950 में बात करेंगे तो उसमें भी कुछ ऐसे पॉइंट है जो आज तक भी समाधान नहीं हो पाया है। तो इसमें कुछ ऐसे भी विवाद है। सर मैं सुगोली संधि के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ। आप पूरा बताइए। जैसे कहा भी ये भी जाता है कि कई लोग कहते हैं कि जो नेपाल के राजा थे उस समय उनके साथ धोखाधड़ी हुआ था। लेकिन आप सभी को जानना ही चाहिए कि जो नेपाल के राजाओं ने, जैसे अंग्रेजों ने तो अपना पूरा डाटा बना दिया कि सर कि आपको ये हमें मतलब इस पे साइन करके देना है। उस समय तो नेपाल के राजा ने हस्ताक्षर नहीं किए, उनको समय दिया गया था कि आप 15 से 20 दिन के अंदर जो अंग्रेज के कर्नल है जो उस समय थे उन्होंने उनको देना था, अनुमोदित पत्र देना था, जो हुआ समझौता। लेकिन वो उसका ये आज तक किसी के पास डाटा नहीं है कि वो राजा वापस किए थे, साइन करके वापस किए थे या मना किए थे, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। इसीलिए नेपाल के लोग आज भी कहते हैं कि वो सुगोली संधि को रद्द कर दिया जाए। अगर मैं कहता हूं कि अगर सुगोली संधि को रद्द कर दिया जाएगा तो जो आप 1/3 हिस्सा भारत को दिए हैं वो तो भारत को मिला ही है, समझ सकते हैं कि अंग्रेजों के माध्यम से। और कुछ ऐसे एरिया हैं जो मिथिला वाला एरिया है वो भी जो भारत का है, ये क्योंकि हमारे यहाँ माना भी जाता है कि सीता जी वहीं पैदा हुई थी ना सर। तो मिथिला वाला जो एरिया है वो भी नेपाल को आज लौटाना पड़ेगा। जी, तो इसलिए सबसे अच्छा यही कि हस्तक्षेप ना किया जाए। अगर मैं थोड़ा सा और अगर पॉइंट पे डिस्कस करूं तो ऐसे देश आप यूरोपीय देशों में देख लीजिए जहां पे बॉर्डर का डिस्कस नहीं है। बॉर्डर का डिस्ट्रीब्यूट इसलिए नहीं है क्योंकि अगर देखा जाए, जैसे जर्मनी देश का आप एग्जांपल ले सकते हैं, अमेरिका का, हाँ जर्मनी का ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जर्मनी इतना विस्तारवादी देश था, इतना विस्तारवादी कि अपने पूरे यूरोप पे जितने भी कंट्री लगभग 24-25 इस समय छोटे छोटे कंट्री में बटे हुए हैं, सब पे उसने शासन किया। हिटलर ने राज किया। हाँ, सब पे शासन किया। अगर आज जर्मनी कहे कि हम 100 साल पहले या ऐसे कह सकते हैं कि 1939-1945 के शासन में जितने भी हमने शासन किया, आज अगर हमारा एरिया हो जाए तो समझिए कि सिर्फ पूरे यूरोप में सिर्फ एक देश होगा, जर्मनी होगा, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, इसका कोई ऐसा नहीं है। अब भारत कहे कि हम जैसे पहले थे, जैसे अगर भारत में देखा जाए कि पाकिस्तान को भी मिला दिया जाए, इधर पूर्वी पाकिस्तान आपका बांग्लादेश उसको भी मिला दिया जाए, ईरान को भी मिला दिया जाए। सर अगर भारत कहे कि हम जो पहले थे वो हो जाए तो इराक, ईरान, अब इधर अफगानिस्तान, म्यांमार, तिब्बत सब भारत का ही था, नेपाल भी भारत में ही था, अखंड भारत जो था, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फिर आपके पास बचा क्या? जी, तो वही चीज है कि जो आपके पास है भाई साहब, आप उसी में मैनेज करिए। हाँ, जो विवाद है, जो विवाद बात की जा रही है कि काला पानी लीक पुले का भी मैं आपको डाटा भी प्रोवाइड कर रहा हूँ कि लगभग भारत और नेपाल के बीच में इस समय प्रेजेंट टाइम में मैं बात करूँ तो लगभग 70 से 72 स्थानों पे विवाद है सर। जी, 70 से 72 वही मैंने इसीलिए मैंने 70 71 बात बता दिया। तो ऐसे में विवाद है, मैं मान सकता हूँ, लेकिन इसका यही समाधान कि दोनों देश की सरकार आपस में बातचीत के माध्यम से हल करें, इसके अलावा कोई भी और समाधान नहीं है। जी जी सर। जैसे क्या होता है कि कुछ देश बाहर जैसे कह रहे बाय सोर्स के कारण अपने आप को दूसरे देश से लड़ा देते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। जैसे क्या हो रहा है कि जैसे अगर देखा जाए सर जो एग्जैक्ट है कि जैसे जो इस वक्त मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता हूँ, नेपाल में जो सरकार है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चाइना के कहने पर चल रही है, जो कि मतलब डायरेक्टली नहीं कहा जा सकता, लेकिन थोड़ा बहुत वो ऐसा हो रहा है क्योंकि पहले हमारे संबंध ऐसे नहीं थे। देखिए सर, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपकी जो पॉइंट आपने इस तरह से अगर कहने का आपका जो भाव होगा, भले आप दोष नहीं दे रहे होंगे कि जो चाइना देश है वो नेपाल पे फोर्स कर रहा है कि आप ऐसे मुद्दों को उठाओ और भारत जो एक विश्व शक्ति बनना चाहता है उस ना बन पाए। लेकिन यहाँ पे ये भी मैं कह सकता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ जिससे आपको भी स्पष्ट होगा, ये आपको मैं क्लियर करूंगा कि जिससे जो चाइना है उसमें आप कहें कि उसका हाथ नहीं है। जैसे होता है कि आप कहीं भी स्कूल में जाते हैं तो रास्ते में जाते हैं तो आपसे कोई कहेगा कि आप स्कूल मत जाइए, क्योंकि स्कूल पढ़ के कोई पढ़ लिख के तो कोई राजा होता नहीं, सभी लोग कहते हैं। लेकिन आप क्यों पढ़ने जाते हैं? पढ़ने इसलिए जाते हैं कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने घर के लिए, अपने लिए कुछ करना चाहते हैं। तो वही चीज है कि रास्ते में आपको बुराइयां किया जा रहा है कि खींच लो, नहीं स्कूल नहीं जाने देंगे, ये नहीं जाने, ये नहीं जा, को जाता। तो ऐसे में हर तरह से अगर
देखा जाए तो आपके मानसिकता, आपके विचार के लिए हर प्रकार से आ रही है, इसके साथ रिलेशन न बनाओ, इसके साथ मत बैठो, इससे बात मत करो। लेकिन हमें क्या करना होगा, हमें अपनी सोचनी होगी कि जो सही है जो उसे हमें करना होगा, चाहे वो दूसरे लोग को भी कह सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम सिर्फ, ऐसा नहीं है कि जैसे आप ये समझिएगा सर कि अगर कोई कहे कि भारत और नेपाल के बीच में विवाद चल रहा, भारत चीन के बीच में विवाद चल रहा, भारत पाकिस्तान के बीच में विवाद चल रहा है, तो ये नॉर्मल बात है। लेकिन अगर ये कोई कहता है कि भारत अमेरिका के बीच में विवाद चल रहा है, तो फिर एक थोड़ा सा सोचने पड़ यार, अमेरिका तो उतना दूर है, भारत यहाँ पे है। जैसे क्या होता है कि जैसे जो एग्जांपल आपने दिया कि बच्चे वाली, ये यहाँ तक ठीक है, लेकिन जब देश देश की बात आती है तो राजनीति और रणनीति दोनों को काम करना पड़ता है। जैसे अगर मान लो हम ही छोटे देश होते, मान लो नेपाल होते, मान लो एग्जाम्पल, और अगर चाइना कहता कि हम नेपाल को भारत से ज्यादा सपोर्ट देंगे, तो हम कहीं ना कहीं चाइना की तरफ आकर्षित होंगे। लेकिन ये भाव हमें समझना होगा कि चाइना ने आज तक, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो, किसी भी देश का अगर हेल्प किया है तो वो अपना स्वार्थ किया है। पहले कर्जा देता है, फिर बाद में उस पर दबाव बनाता है। वही सर मैं कहने चाह रहा हूँ कि आप ये जो कह रहे हैं, अगर कोई भी कहेगा, कोई भी कह सकता है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी कह सकता है कि जो नेपाल है मुद्दे उठा रहा है तो चीन के कारण उठा रहा है, तो ये पूरी तरह से गलत है। क्योंकि हर आदमी के पास सोचने, समझने, अपने काम करने की क्षमता होती है। भाई कोई आपके सामने बुरा कहता रहे, करने दीजिए, क्या दिक्कत है? नहीं सर, कहता रहे वो ठीक है, लेकिन जैसे नेपाल हम लोग का एक भाई है, परिवार है, देश अगर देखा जाए तो हम लोग का भाई है, परिवार है। तो जैसे मैं तो बड़े मंच पर जाकर के डायरेक्ट हम प्रधानमंत्री जी को नहीं कह सकते हैं, है ना, क्योंकि लेकिन हम लोग अपने भाई को जो नेपाल के हैं उनको एक चीज यही सजेस्ट कर सकते हैं कि उनको ये भी ज्ञान हो कि कहीं ना कहीं नेपाल के स्वार्थ के चक्कर में हमारे भाई नेपाल को नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो आज नहीं तो कल अपना स्वार्थ साधेगा ही साधेगा। तो आज पाकिस्तान को इतना कर्जा दे दिया है कि अगर हम भाई भाई की तरह देखें तो वो चाइना अगर पाकिस्तान को कहे कि यहीं पर खड़ा होना है, आज तुम जाओ भारत की तरफ अपना तो घुमा दो, तो उसको घुमाना मजबूरी है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर, हर देश के अंदर अपनी रणनीति, अपनी राजनीति करने की क्षमता होती है, लेकिन हमें ये भी देखना है कि कौन हित है और कौन अहित है सर। ये तो देखते हुए हमें निर्धारित करना है। हमें अपना ही फैसला, अब ये हमें किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि बताइए ये हमारा दोस्त अच्छा है या बुरा है, ये तो हमें खुद निर्धारित करना होगा। चाहे ये देश की बात कर लिया या अपने समाज या अपने घर की बात। नहीं सर, देख लीजिए, मान लो तीसरा पर्सन कोई हमारा मित्र बन रहा है, मान लो दूसरे को छोड़ के हमारा बन रहा है, या उससे वो कई लोगों का मित्र रह चुका है, तो अगर वो अचानक हमारे पर प्रेम दर्शा रहा है तो हमें ये सोचना जरूरी है, हमें सोचना कि हाँ हमें सोचना, वही मैं नेपाल जो हमारा भाई है उसको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, ये सोचना हमें पड़ेगा कि ये दूसरे के साथ क्या किया है कि अचानक मेरे ऊपर इसका प्यार जाग गया, ऐसा क्यों हो रहा है, ये हमें सोचना पड़ेगा सर, है कि नहीं सर जी। अगर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चले, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन हमारे भाई देश नेपाल की तरफ से एक बड़ा क्वेश्चन है कि वो एक ग्रेटर नेपाल की मांग कर रहे हैं, जो कि संभव नहीं है। क्योंकि जैसे अगर हम इतिहास में चलेंगे तो इतिहास कुछ और कहता है और प्रेजेंट कुछ और कहता है। इसलिए ग्रेटर नेपाल का मतलब यह है कि जैसे जितने पार्ट पर, भारत के जितने पार्ट पर उसने 25 वर्ष तक राज किया, उन सबको मिला दिया जाए तो ग्रेटर नेपाल बनेगा। तो मेरे नेपाल भाइयों से मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि क्या ये संभव है? आपको भी पता है ये संभव नहीं है, क्योंकि लगभग जितने भी महाकाली के और सतलज के बीच के क्षेत्र थे, आपका कह सकते हैं सिक्किम राज्य था, उत्तर प्रदेश या हाँ उत्तर प्रदेश के मैक्सिमम क्षेत्र कह सकते हैं नेपाल में था, जो कि संभव नहीं है। इसलिए ग्रेटर नेपाल की मांग नहीं करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन सर आप अच्छे से जवाब दीजिएगा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है कि सन 1950 में भारत नेपाल के बीच जो समझौता हुआ उसके किस पॉइंट के कारण आज भी विवाद है? आप बताइए सर। जी सर, मैं आप सबसे पहले तो आप सभी को बता ही देना चाहता हूं कि जैसे 1816 में तो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में होता, इसमें हम भारत का नाम अगर ले तो भी कोई एक तरह से हम कह सकते हैं कि भारत का कोई हाथ ही नहीं है, क्योंकि भारत आजादी नहीं हुआ था, तो ऐसे में हम भारत को या 1816 की सुगौली संधि में दोष देना वो पूरी तरह से गलत है, इस बात को मैं मानता हूँ। इसके बाद जो 1950 की बात आती है कि उसमें जो समझौता किया गया था पीस एंड फ्रेंडशिप के नाम से जाना जाता है। 1950 में जो समझौता हुआ था ये इसीलिए किया गया था कि जो सुगौली संधि में जो कमी रह गई थी, चाहे वो नेपाल के माध्यम से हो या क्योंकि भारत तो था नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से जो गलतियां हुई थी उसको सुधार करने के लिए 1950 में ये समझौता किया गया था। तो इसमें भी जैसे आप सुगौली संधि में देखेंगे तो पॉइंट वाइज है, 9 पॉइंट है, उसी तरह से आप 1950 वाले में देखेंगे इसमें भी कई पॉइंट होते हैं, आर्टिकल के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो सबसे विवादित आर्टिकल है वो 8 नंबर का है, जो आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा होगा
आर्टिकल 8 में ये कहा गया है कि जो सुगौली संधि के माध्यम से जो समझौता हुआ था 1816 में, उसको पूरी तरह से रद्द कर दिया जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? क्योंकि मैंने जब इस पे सर मैं आपको बता दें कि वीडियो अपलोड किया था, तो लोग होता कि भद्दा कमेंट करते हैं, लेकिन उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो सच्चाई है वो तो भाई कहना पड़ेगा। इसीलिए आपको समझना होगा कि आर्टिकल 8 में यही कहा गया था कि जो 1816 की सुगौली संधि हुई है उसको पूरी तरह से रद्द कर दिया जाएगा। जी, अब अगर रद्द कर दिया जाता तो इसका मतलब क्या होगा कि जो नेपाल सरकार ने या नेपाल राजा ने 25 साल पहले 1816 से पहले जो पूरा कब्जा किया था वो पूरा भारत को देना होगा। अब नेपाल सरकार ये कहती है कि हम मानेंगे तो सिर्फ सुगौली संधि को मानेंगे, और भारत सरकार कहती है कि 1950 के साथ साथ अब 1816 वाली जो सुगौली संधि होती है उसमें भी सुधार होना चाहिए, जबकि नेपाल सरकार कहती है कि सिर्फ 1950 में ही सुधार होना चाहिए, बल्कि जो कि देखिए हमें हर जगह हर व्यू पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इतिहास के बिना हम नहीं चल सकते। सही बात है, क्योंकि इतिहास में अगर 25 वर्ष तक नेपाल ने राज किया, अगर हम कहें कि हमारा सब कुछ है तो आपको बहुत कुछ देना पड़ेगा, क्योंकि लेकिन ऐसा नहीं है। मैं यही लास्ट में कहना चाहता हूँ कि जो जहाँ है वो वही रहे। जैसे मान लो सर काला पानी की बात करते हैं, काला पानी आज विवाद का लोग कहते हैं, मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि जैसे भारत नेपाल में ये है कि जो जहाँ चाहे भारत का व्यक्ति जाके नेपाल में नौकरी कर सकता है, कुछ भी जमीन खरीद सकता है। भाई मैंने अभी कुछ दिन पहले भी बात किया था कि आप नेपाल के लोग हैं तो आइए भारत में नौकरी करिए, आपको IAS PCS हर विभाग में आपको जॉब मिल रहा है, आप यहाँ पे रोजगार कर सकते हैं, कुछ भी कोई भी परमिशन तो है नहीं, आज आना है तो आ जाइए, कल जाना है कल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जैसे भारत का कोई भी व्यक्ति जाए नेपाल में रह सकता है, नेपाल का कोई व्यक्ति भारत में रह सकता है। मतलब अगर काला पानी को मान लो नेपाल दिखाना चाहता है कि ये टूरिस्ट प्लेस है तो कौन सा दिक्कत है? भारत का व्यक्ति भी जा सकता है, नेपाल का व्यक्ति भी आ सकता है, तो दिक्कत क्या है? क्यों उसको अपना बनाने के चक्कर में सब पड़े हैं? जो जहाँ है उसको वहीं रखा जाए और विवाद का उसको मुद्दा न बनाया जाए। विशेषज्ञ कहते हैं कि भारत नेपाल के सीमा का जो विवाद है उसका कभी भी निर्धारण नहीं हो सकता है। तो देखिए साथियों, मैं एक बात इस पर स्पष्ट करना चाहता हूं, फिर सर से जवाब लूंगा कि वास्तव में इसलिए बॉर्डर का निर्धारण नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो बॉर्डर एरिया है वहां पर भारतीय नेपाल में रह रहे हैं और नेपाली भारत में रह रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई भारतीय मान लो भारत के बॉर्डर के अंदर है तो उसका खेत नेपाल में पड़ता है, अगर नेपाली है तो नेपाल का खेत बॉर्डर भारत में पड़ता है, जो कि अब सुलझाना संभव नहीं है। शायद मतलब कहने का तात्पर्य यही है कि इसीलिए शायद समझौता नहीं किया सकता या उसका समाधान नहीं है। सर आप अपना व्यू रखिए। सर जी सर, जैसे इस सर ने पूछा कि अब समझौता अगर समाधान किया जाए, बॉर्डर का निर्धारण पूरी तरह से किया जाए तो असंभव नहीं है, लेकिन अगर करना भी चाहे, क्योंकि भाई करने वाले पता नहीं क्या कर सकते हैं, तो ऐसे में ये तो नहीं कह सकते कि असंभव नहीं, लेकिन अभी तक का जो प्रेजेंट टाइम में अगर जो डाटा निकाला जा रहा है या जिस तरह से सरकार का दोनों सरकार का काम है उस हिसाब से मैं भी कह सकता हूँ कि इसका निर्धारण नहीं हो सकता। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्यों नहीं हो सकता? सभी लोग भाई पूछ सकते हैं कि क्यों। इसका जवाब ये है कि अभी तक पिछले अगर 26 सालों में 25 सालों में देख सकते हैं, क्योंकि 26 साल और 25 साल में कोई उतना बड़ा अंतर हो गया नहीं गया, 26 सालों में सिर्फ 98% बॉर्डर का निर्धारण हुआ है, और ये भी अभी नक्शे पे नहीं आया। ये जो सर्वे विभाग होते हैं दोनों देशों के सर्वे कर रहा है, उन्होंने निकाला है कि 98, अभी सरकार ने माना नहीं है। ये सिर्फ ऐसे होते जो विभाग होते हैं कि यहाँ पे ऐसे किया गया है, तो सरकार के सामने आएगा, अब वो सरकार मानेगी या नहीं मानेगी। लेकिन इस तरह से पिछले 26 सालों में 98% बॉर्डर का निर्धारण हो चुका है। अब बचता है आपका 2%। ये जो 2% है ये क्यों इतने लंबे सालों से या इतने लंबे समय से फंसा हुआ है? तो ये 2% जो आपका बचता है यही आपका काला पानी, सुस्ता, लिपुलेख, लिपु अधूरा, ऐसे लगभग वही जो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि 70 से 72 स्थानों पे विवादित है वही चीज, तो 2%। अब आता है कि क्यों, सबसे बड़ा है कि क्यों इसका निर्धारण नहीं हो पा रहा है, कि सबसे पहले चीज कई चीज ऐसी है कि जैसे जो बसावट, जैसे सर आपने अभी बताया कि खेत इधर है घर इधर है, ये वाली समस्या एकदम है, करेक्ट है। मैंने कई ऐसे इमेज भी देखे, वहाँ पे भी ग्राउंड रिपोर्ट जाने का मौका मिला है, तो कई बार देखने को मिला है कि घर इधर है और जो उनका एरिया होता है जहाँ पे रहते हैं, कह सकते हैं कि द्वारा जो होता है वो पोल वहीं पे बीच में ही गड़ा हुआ है। तो ऐसे में अगर बताइए किसी का घर इधर है और इधर जाना है, उसका भी एरिया है, तो आप कैसे जाए? अरे सर, वो एक स्टूडेंट थापा करके मुझसे वो खुद कह रहा था कि हम भारतीय भी हैं, नेपाली भी हैं। तो मैंने कहा कैसे? तो वो कहा कि मेरा घर तो इधर पड़ता है लेकिन मेरे सारे जमीन उधर पड़ते हैं। तो इस तरह से हमें नहीं लगता कि ये समाधान मतलब किया जा सकता है। और समाधान अगर करें भी तो ऐसा करें कि जो जैसा है वैसा रहे, क्योंकि कोई फाउंडेशन तो है नहीं और भारत की कभी भी नीति सर नहीं रही कि वो विस्तारवादी है, कभी नहीं रही सर। चलो कुछ और इसमें बताया जाए, जैसे बताया गया है कि ये तो हो गया कि जो भाई जमीनी विवाद, जमीनी वाला जो एरिया है इसको तो हम बांट सकते हैं, लेकिन आपने सुना भी होगा कि जैसे बरसात का समय आने ही वाला है, बस बरसात तो शुरू हो गया दोनों देशों में, कह सकते हैं
इसके बाद जब बरसात आता है और जब नेपाल से पानी छोड़ा जाता है, क्योंकि भाई ऊंचे स्थान पे है नेपाल देश, एक तरह से कह सकते हैं, तो लगभग हजारों एकड़ जमीन दोनों देशों के डूब जाते हैं। अब बताइए कि जब जमीन है तब तो आपने बांट लिया, जब पानी पूरा भर जाएगा, पूरा जलमग्न हो जाएगा, तो आप वहां पे बॉर्डर का निर्धारण कैसे करेंगे? हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। ये हो गया, चलिए भाई ये तो बरसात में होता है, उसके पहले तो आप कर सकते हैं। लेकिन आता है फिर तीसरा पॉइंट या दूसरे पॉइंट में कर सकते हैं कि जहाँ पे पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी एरिया में कैसे आप डिसाइड करेंगे? पहाड़ी तो टेढ़ा मेढ़ा रहता है, जैसे यहाँ से कट्टा तो इधर गया है, अब वहाँ पे आप कैसे क्या कर लेंगे कि आपको बांट लेंगे? नहीं, ऐसे ही कई और स्थान है जहाँ पे हमेशा बर्फ ही जमा रहता है, जो अब ठंडी आता ही है, उसमें भी ऐसी कई और समस्याएं हैं जिसको लेकर हमेशा इसीलिए कहा गया है कि भारत और नेपाल के बीच में कभी भी बॉर्डर का जो निर्धारण है वो नहीं हो पाएगा। आप चीन का एग्जांपल ले लीजिए, आए दिन चीन और भारत के बीच में विवाद क्यों होता है? क्योंकि ऐसी स्थिति ऐसी है, वहाँ के सैनिकों को ही नहीं पता है कि कौन सा एरिया हमारा है, कौन सा एरिया हमारा नहीं है। 100 सैनिक इधर से उधर चले गए, पता चला 2 किलोमीटर अंदर आ गए भारत में। इसीलिए अभी हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि सैनिकों को ही नहीं पता है कि कहां से एरिया किसका है, इसलिए जो जहां पर है वो अपनी स्थिति बनाए रखें। ये इसीलिए इसे हम डिस्प्यूट ना माने, जो भी जैसा है उसी तरह से होगा। बस हाँ ये है कि जो सरकार चाह रही है, क्योंकि देखिए दोनों देशों की जो सरकार होती है, कोई भी मुद्दा उठता है, कब उठता है? सबसे मैं 3 से 4 पॉइंट क्लियर करूंगा। पहला मुद्दा तब उठता है जब दोनों देशों में या उस देश में चुनाव होने वाला होता है। ठीक है, चुनाव सबसे पहले यही चीज होता है। जैसे भारत में चुनाव होता है तो पाकिस्तान का आगे बनेगा ना हो, अमेरिका में चुनाव अगर होता है तो चीन की बात ना हो, तो आप समझ सकते हैं कि चुनाव नहीं हो रहा, बस खाली एक तो होता है कि ग्राम प्रधानी का चुनाव हो रहा है, समझ सकते हैं। तो वही कहा गया कि जब किसी भी देश में इलेक्शन होता है तब होता है, और जब सरकार गिरने वाली होती है तभी भाई ऐसे तो मुद्दे उठाने होंगे। और जब मीडिया को लगता है कि आज हमारे पास कुछ भी टॉपिक नहीं है बात करने के लिए, तो उठा देती है, टीआरपी बढ़ाने के लिए, तब ऐसे मुद्दों को उठाया जाता है और सरकार के ऊपर प्रेशर डाला जाता है। और कोई राजनीतिक पार्टी विपक्ष वाले भी सोचते हैं कि कुछ न कुछ सरकार के ऊपर दबाया जाए कि आपने क्या किया, जो मुद्दा चल रहा था। मैं आपको बता दूं कि 2014 में जब भारत में मोदी सरकार आई तो उनसे पूछा गया, विपक्ष ने पूछा कि अगर आप भारत और नेपाल के रिश्ते को सही करना चाहते तो क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि हम नेपाल में जाकर नेपाल की सरकार से बात करेंगे और मुद्दों का जो विवाद है उसको निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज पिछले क्या साल हो गए? 6 साल हो गए। 6 साल में कितना काम हुआ? कुछ नहीं हुआ। और जबकि आपको याद होना चाहिए कि जब से केपी शर्मा ओली सरकार में है, वहाँ के प्रधानमंत्री 2015 से ही बने हुए हैं, और बीच में भी प्रचंड जी प्रधानमंत्री थे और लगभग 3 बार यहाँ पे आ चुके हैं। 2015 से अगर देखा जाए तो नेपाल के प्रधानमंत्री भारत में 3 बार आ चुके हैं। लेकिन दोनों जगह के वास्तव में सुलझाना ही नहीं चाहते, ये सही है, बस राजनीति। सर ये भी मैं बता देता हूँ, इसमें पॉलिटिकल स्टैंड भी है और पॉलिटिकल स्टैंड भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको सबको बताया कि बॉर्डर का निर्धारण हम कर ही नहीं सकते। आज हम करेंगे तो लोग मानेंगे नहीं, बॉर्डर के एरिया के लोग मानेंगे नहीं कि भाई अब वही चीज आपने सर बताया कि खेत इधर है, घर इधर है। अब भाई कोई खेत तो नहीं छोड़ सकता, घर भी नहीं छोड़ सकता। क्यों छोड़ेगा भाई? वो जिंदगी भर रह रहा है तो क्यों छोड़ेगा? क्यों छोड़ेगा? सीधी सीधी बात है। और ये भी नहीं है कि ऐसा है कि रोज मारी हो रहा है, जैसे भारत और पाकिस्तान में भाई सब लोग संतोष कर लिए, जो लोग चले आए थे 1947 के बाद, चाहे वो हजारों बीघा छोड़ के चले आए, सब लोगों ने संतोष कर लिया। चाहे आज यहाँ पे भले ही किसी भी किराए पे रह रहे होंगे, लेकिन ऐसा नेपाल के पास नहीं है, नेपाल देश में और भारत में नहीं है कि वो ऐसा होगा। वो जानते हैं कि कुछ होने वाला तो है नहीं, बस इसी तरह से जब राजनीति हो रही है तो होने दीजिए, हमसे कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए आप भी लोग जानिए कि भारत और नेपाल का जो निर्धारण है वो ऐसा सटीक नहीं हो पाएगा जैसा आप लोग चाहते हैं कि बस एक डिसाइड हो जाए, एरिया डिसाइड हो, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। जी सर, अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि भारत और नेपाल के जो सीमा विवाद है उसका सही समाधान क्या हो सकता है? तो मैं अपना व्यू रखूंगा, फिर सबसे डिस्कशन करूंगा। देखिएगा, जो भारत नेपाल का जो सीमा विवाद है उसका जो सही समाधान है वो ये है कि जो यथास्थिति है दोनों की, जो जहां था वो वहीं रहे। क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी सत्य है कि जैसे भारत प्रेजेंट टाइम में विस्तारवादी नीति नहीं है, ऐसे नेपाल की भी नहीं है। नेपाल पहले था वो तो बस जब राजा थे तो राजा की नीति होती थी। वो तो भारत में भी भाई, भारत में आजादी से पहले आप देख लीजिए क्या दिक्कत है। अरे आजादी से पहले अगर इतिहास में देखेंगे तो सब कुछ पूरा आधा से आधा पूरा एशिया देखा जाए तो भारत का था, तो सबकी नीति होती थी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में किसी की विस्तारवादी नीति नहीं है, जो जहां पर है वो वहीं रहे। और दोनों जगह का अगर भारत नेपाल का अगर देखा जाए सर, भले ही नाम अलग है लेकिन देखा जाए तो देश एक है। आओ जाओ, ना पासपोर्ट चाहिए ना कोई बाउंडेशन है, कुछ चाहिए ही नहीं। ये तो फिर कैसा बॉर्डर का ये तो हो गया, लेकिन जो हमारे सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक हर प्रकार से रीति रिवाज सब सेम तो है, सब सेम है। भाई होली आप मनाते हो वहाँ पे भी, दिवाली यहाँ दिवाली वहाँ, हर चीज वही तो मनाया। रक्षाबंधन यहाँ तो रक्षाबंधन वहाँ, हिंदू यहाँ भी अधिकता है तो वहाँ भी हिंदू अधिकता भी है। तो ऐसे में जो सब चीजें एक तरह से सेम ही है, सेम ही है। तो इसमें मतलब बहुत बड़ा हमें नहीं लगता है कि मतलब
समाधान चाहिए। जी। आप बताइए सर कि क्या कहेंगे। जी सर, इसमें जैसे समाधान की बात आती है तो मैं 5 पॉइंटों में क्लियर करूंगा कि सही समाधान क्या हो सकता है, अगर बॉर्डर का किया ही जाना चाहिए। क्योंकि भाई जब तक नहीं किएंगे तब तक फसाद तो ऐसे कुछ ना कुछ होता रहेगा, समस्याएं सभी को कुछ ना कुछ न्यूज मिलती रहेगी। तो 4 समाधान पे बात किया जाएगा तो एक इसमें 4 विषय ऐसा नहीं है कि चारों जरूरी है, एक विषय अगर हो जाता तभी समाधान अच्छा है। जैसे पहला है आपका है कि आपसी बातचीत के माध्यम से, कूटनीतिक जिसे कहा जाता है कि कूटनीतिक जैसे भाषा में कहा जाता है कि आपसी बातचीत के माध्यम से हमें तीसरे देश की जरूरत नहीं है। जैसे भारत और नेपाल करता है तो चीन की जरूरत नहीं है, ना ही अमेरिका की जरूरत है। भाई जो लड़ाई सर ये कभी जल्दी एग्जांपल है कि जब भारत और चीन का मामला फंसा तो अमेरिका नाहक में कूद गया कि हम मध्यस्थता करेंगे। दोनों लोगों ने मना कर दिया कि हम लोग अपना मामला खुद सुलझा सकते हैं। सही बात है भाई, अब ये तो हम किसी पे डिपेंड नहीं है। अब तो ये नहीं कि उपनिवेशी है किसी के ऊपर हमारा या ऐसा शासन चल रहा है, ऐसा तो है नहीं, हम दोनों स्वतंत्र देश हैं। तो वही है कि पहला माध्यम है कि कूटनीतिक के माध्यम से। इसका जो सर समाधान है वो यूएनओ के माध्यम से, क्योंकि बताया गया है कि कोई भी जब समाधान नहीं होता दो देशों के बीच में साथ में बैठक होकर नहीं हो पाता है, आईसीजे भी नहीं कर पाता है, उसके बाद वो मामला यूएनओ में जाता है। तो वही आपको समझना होगा कि यूएनओ जो जैसे मैं आपको बता दें यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसमें कोई भी विवाद होता है तो उसका समाधान हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ये समस्या है कि जब उससे समाधान होगा सर तो मानना ही पड़ेगा। अगर भारत और नेपाल के बीच में अगर यूएनओ ने कह दिया कि हाँ यही बॉर्डर लाइन है तो आपको मानना पड़ेगा सर। लेकिन एक बात ये भी है कि क्या इससे भारत का भी नुकसान हो और नेपाल का भी हो। वही चीज मैं आपको बताने जा रहा होता कि अगर ऐसा होता है और अगर दोनों देश इससे मानने से इनकार करते हैं या कोई भी देश अगर मानने से इनकार करता चाहे वो भारत हो या नेपाल, तो समझ लीजिए कि यूएनओ के माध्यम से जिसमें 193 देश हैं सभी से प्रतिबंध जरूर लग जाएगा। और जब प्रतिबंध लगता है नहीं तो भारत रह सकता है आज की कंडीशन में और ना ही नेपाल, क्योंकि आप सभी को याद होगा कि नेपाल में जब 25 अप्रैल 2015 को भूकंप आया था, आज से 5 साल हो भी गया होगा, लेकिन 5 साल में अगर आप देखें पिछले 5 सालों में तो नेपाल का कितना विकास हुआ होगा। उसी तरह से भारत में इस समय लॉकडाउन और ऐसी अर्थव्यवस्था गड़बड़ हो ही गई है। तो ऐसे में अगर कोई भी प्रतिबंध एक छोटा सा भी प्रतिबंध लग जाता है 1 साल 6 महीने के लिए भी, फिर भी भारत में समस्याएं और खड़ी हो जाएंगी। सर अगर कोई प्रतिबंध किसी भी देश पर लगता है तो डायरेक्ट उसका प्रभाव उसकी अर्थव्यवस्था पर जाता है और अर्थव्यवस्था चौपट हो जाती है सर। वही चीज है कि वही मैं कह रहा हूँ कि यूएनओ के माध्यम से अगर समाधान होता है, अगर नहीं मानते हैं तो समस्याएं दोनों देशों को होंगी। और जो लास्ट समाधान है जिसे हम चौथे पॉइंट में कह सकते हैं कि वो है आपका जनरल संग्रह। ये जनरल संग्रह के बारे में कुछ लोगों को थोड़ा सा उतना नॉलेज नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जनरल संग्रह के माध्यम से ही पंडित नेहरू जी ने कहा था कि हम जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाएंगे। क्योंकि जब ये डिवाइड हुआ था 1950 में तो भारत का देश हुआ, एक आपका पूर्वी पाकिस्तान जिसे बांग्लादेश जानते हैं ये भी बटा, इसके बाद आपका पाकिस्तान बटा ही था जिसे हम पाकिस्तान जानते हैं। तो ऐसे में और जो आपका हैदराबाद हुआ ऐसे सब बटा हुआ, रियासतें थी अलग अलग, तो इतिहास में आप लोग पढ़ेंगे वो सब अपना देश मान रहे थे। लेकिन जब जम्मू कश्मीर की बात आती है कि मिलाने के लिए भारत में मिलाया जाएगा तो उसको जनरल संग्रह के माध्यम से मिलाने की बात की, लेकिन वो आज तक हुआ नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, वो होगा भी नहीं। तो वही तो जनरल संग्रह में यही किया जाता है कि जो डिस्प्यूटेड एरिया होता है वहां से लोगों से वोटिंग कराई जाती है कि आप भारत में रहना चाहते हैं या नेपाल में रहना चाहते हैं। मतलब वो एक कह सकते हैं जैसे वोटिंग होती है। एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि किसकी और पक्ष में रहना चाहते हैं, आप किस देश की जो सुविधाएं हैं जैसे मूलभूत सुविधाएं होती है, पानी है, हर प्रकार की एजुकेशन को लेकर हर प्रकार की जो सुविधाएं देते हैं आप किसका पसंद करते हैं। लेकिन ये भी एक सही समाधान नहीं हो पाएगा क्योंकि लोगों को हमेशा चलता है वही बात आएगी कि खेत किसका इधर पड़ रहा है घर उधर पड़ रहा है, तो हर चीज में डिस्प्यूट होगा। तो कुल मिलाकर अगर चारों में देखा जाए तो सबसे सही समाधान आपका ऑप्शन यही होगा, पहला वाला, जो दोनों देशों के बीच में कूटनीतिक जो बातचीत होता है उसी के बातचीत जो जहां है वो वहीं बस ऐसा स्थिति बनाए रखे उसी के तरह से। ओके साथियों, मुझे उम्मीद है नेपाल भारत के संबंध का जो डिस्कशन है आपको जरूर पसंद आया होगा। साथियों मैं हर यूट्यूबर की तरह एक बार लास्ट में जरूर कहूंगा कि हमारे चैनल कोच एसकेएम और सर के चैनल केएलडी क्लासेस को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले इंटरव्यू और डिस्कशन वीडियो के साथ।